कई मुसलमान नेताओं और नेत्रियों ने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई दी है। वहीं सचिवालय में पूर्व मंत्री शब्बीर अली के नेतृत्व में मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने सीएम का सम्मान किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर कई सुझाव दिए हैं। बैठक में पीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर, सीएमओ अधिकारी शिवधर रेड्डी, शाहनवाज कासिम और अन्य ने भाग लिया। वहीं बाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस विभाग में नियुक्ति की समीक्षा की। तेलंगाना के लिए डीएसपी नालनी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। उसी नालनी को नौकरी देने में क्या परेशानी थी? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों से पूछा। नालनी काम करने में रुचि रखती है तो उसे बहाल करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस विभाग के नियम आड़े हाथे तोड़ दूसरे विभाग में नौकरी करने का सुझाव दिया जाता है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है, लोकतंत्र में विरोध करने के लिए मंच की जरूरत होती है। धरना चौक उसके लिए उपयोगी होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ हैदराबाद के इंदिरा पार्क, धरना चौक और एनटीआर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सीपी का पदभार संभालने के बाद वह यहाँ यह देखने आए थे धरना चौक का परिवेश कैसा है। पिछले दिनों धरना चौक को लेकर के कोर्ट में केस दायर किया गया था। यहाँ ट्रैफिक की समस्या गंभीर हुआ करती थी। वहीं नवनिर्मित स्टील बेड्स के कारण वह समस्या कुछ हद तक हल हो गई है। अगर लोग कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वे पुलिस को पहले से सूचित कर सकते हैं। बीआरएसपी के वरिष्ठ नेता श्रीनु नायक ने राज्य सरकार से आदिवासी देवता संत सेवलाल महाराजा की जयंती पे अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पे प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा वे भविष्य में आदिवासी मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में आयोजित होने वाले आदिवासी विधायकों के सम्मान कार्यक्रम में सेवला महाराज जयंती पे अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। तेलंगाना के लोग दमनकारी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्यपाल तमिलिसाई ने समझाया, लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। राज्यपाल ने समझाया, हम चुनाव के दौरान घोषित सभी घोषणाओं को लागू करेंगे और हम परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राज्यपाल ने बताया, उस दिशा में कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। वहीं सरकार शहीदों के परिवारों को 250 गज मकान, जमीन और खेती के लिए सम्मान सहित 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नई सरकार को बधाई। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राज्यपाल तमिलिसाई ने नई सरकार से सार्वजनिक सेवा में सफलता हासिल करने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा मामलों को लेकर के 4 व्हिप की घोषणा की है। वहीं वेमुरवाड़ा विधायक आदि श्रीनिवास, अल्लेरू विधायक बिरला एलैया और धर्मपुरी विधायक अंडेलूरू लक्ष्मण और दोनारकल और रणचंद्र नायक को मौका मिला है। वहीं सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा में विधायकों का समन्वय बनाना, विपक्षी को सही जवाब देना, ये व्हिप पार्टी के विधायकों को जवाब देने के लिए मार्गदर्शन देंगे। विधानसभा की बैठकें शुरू होने वाली है, जो कि विधानसभा में विपक्ष की ताकत भी अच्छी खासी है, इसलिए इन संचेतकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो मुल्ला नागेश्वर राव ने वैदिक विद्वानों के मंत्रोच्चार के बीच डॉक्टर BR अम्बेडकर के सचिवालय में कृषि, विपणन और सहयोग, हथकरघा और कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री के परिवार के लोग शामिल हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, कृषि विभाग के सचिव रघुनंदन राव और निदेशक गोपी, उद्यान विभाग के आयुक्त हनुमंतराव अरसत्या सरदार और कई जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को बधाई दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख केसीआर यशोदा अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है। जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए थे उस दिन शाम को वह प्रगति भवन से सीधे अपने फार्म हाउस गए थे। इसके बाद वह फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिरे। इस दुर्घटना में उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई।
इसके बाद उन्हें फार्म हाउस में सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने केसीआर का हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया था। वह यशोदा अस्पताल में बंजारा हिल्स के नंदीनगर स्थित अपने आवास के लिए निकले। पूरी तरह से ठीक होने तक वह आराम करेंगे। डॉक्टरों ने कहा केसीआर को ठीक होने में 6 से 8 सप्ताह लगेगा। वहीं तेलंगाना सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब तक जेड प्लस श्रेणी में सुरक्षा में रहे केसीआर के लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 22 श्रेणी की सुरक्षा के तहत केसीआर के पास 4+4 गनमैन और घर के पास एक संतरी होगा। कफीले के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। 2+2 सुरक्षा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अब विधायक हैं। वहीं पूर्व विधायकों और निगमों के अध्यक्षों की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है। एमएलसी के कविता ने कठिन परिस्थितियों में देश भर से उनके पिता पीआरएस प्रमुख केसीआर के प्रति प्यार दिखाने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स मंच के माध्यम से ट्वीट किया। केसीआर हाल ही में फिसल कर गिर गए हैं और यशोदा अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसी क्रम में उन्होंने ट्वीट किया, ऑपरेशन सफल होने के बाद मेरे पिता को छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ को धन्यवाद जिन्होंने हर तरह से मदद की है। ऐसे कठिन समय में पूरे देश से हमें जो स्नेह और प्यार मिला है उसके लिए हम उन सभी के आभारी हैं। ट्वीट में कहा गया है, पीआरएस परिवार की सभी सदस्यों को प्यार भरा धन्यवाद। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2023 तक रिकॉर्ड 1015.6 मैट्रिक टन माल ढुलाई की है। वहीं पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल लादना में 36.9 मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वहीं अप्रैल-नवंबर 2023 में माल ढुलाई की माध्यम से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व में 11,007.5 करोड़ रुपए मिले हैं। माल ढुलाई राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये 4,102.4 करोड़ की बढ़ोतरी। रेलवे ने नवंबर 2023 में 128.4 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% का सुधार। भारतीय रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 1,015.669 मीट्रिक टन की कुल माल ढुलाई हासिल की है, जबकि पिछले साल की लोडिंग 978.724 मीट्रिक टन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36.945 मीट्रिक टन का सुधार है। रेलवे ने पिछले साल की तुलना में रुपये 1,05,905.1 करोड़ रुपये 1,10,007.5 करोड़, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग रुपये 4,102.445 करोड़ की आय अधिक है। नवंबर 2022 में 123.088 मीट्रिक टन लोडिंग के मुकाबले नवंबर 2023 के महीने में 128.419 मीट्रिक टन की संस्थागत कार्गो हैंडलिंग हासिल की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.33% का सुधार है। व्यापारिक आय रुपये नवंबर 2022 में रुपये नवंबर 2023 में माल ढुलाई राजस्व 13,559.83 करोड़ रुपए की तुलना में 14,077.94 करोड़ हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.82% का सुधार हुआ। भारतीय रेलवे 65.48 मीट्रिक टन कोयला, 14.99 मीट्रिक टन लोहे अयस्क, 5.25 मीट्रिक टन पिग आयरन और तैयार स्टील, 5.58 मीट्रिक टन सीमेंट, 4.61 मीट्रिक टन क्लिंकर, 3.82 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 5.9 इजीजर फातिलारे, 4.176 मीट्रिक टन जहाज। नवंबर 2023 में खनिज तेल में कंटेनरों में 6.91 मीट्रिक टन और अन्य वस्तुओं में शेष 8.59 मीट्रिक टन। कार्गो के लिए भूख के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा वितरण के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। सक्रिय नीति निर्माण और व्यवसाय विकास इकाइयों के काम द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने रेलवे को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की।
पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक मल्ला रेड्डी का तेलंगाना की राजनीति में खास क्रेज है। वह जो भी कुछ कहते हैं वह भीड़ में फैल जाता है। वहीं प्लोमिना और बर्लू कायता जैसी उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया की श्रीलंका में प्रवृत्ति बन गई है। वहीं सभा में एक दिलचस्प दृश्य हुआ है। तिनमार मल्लन्ना ने विधानसभा से बाहर आते हुए मल्ला रेड्डी का सामना किया है। मल्ला रेड्डी ने मल्लन्ना को गर्मजोशी से गले लगाया। इस मौके पे दोनों के बीच दिलचस्पी बातचीत हुई है। वहीं मल्ला रेड्डी ने कहा है, अगर आप मिर्चों से चुनाव लड़ते तो कोई और विधानसभा में आता। जब तिनमार मल्लन्ना ने मल्ला रेड्डी से पूछा विधानसभा में कम सदस्य होने पर क्या वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया वह करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की कि राजनीति केवल चुनाव के दौरान होती है, उसके बाद सभी एक होते हैं। स्टेशन घनपुर विधायक कड्डयम श्री हरि ने शिकायत की है कि राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र पढ़ा है। दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उन्होंने मीडिया पॉइंट पर ये बात कही। राज्यपाल के भाषण में कुछ भी नया नहीं है, राज्यपाल पहले भी बोल चुके हैं। वहीं राज्यपाल के भाषण में कहा गया है, पिछले 10 साल से तेलंगाना का पतन हो रहा है। राज्यपाल इस तथ्य को भूल गए हैं। हमारे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पे कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने टिप्पणी की, चावल उत्पादन में तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब राज्यों से आगे है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में गठबंधन पर अहम टिप्पणी की है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों और सांसदों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। यह निर्णय लिया गया है, आगामी संसदीय चुनाव में किसी के साथ कोई गठन नहीं होगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में तेलंगाना आएंगे। उन्होंने इस बात से इनकार किया है। बीजेपी अकेली लोकसभा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी बीआरएस गठबंधन सिर्फ प्रचार है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस की बराबर की लड़ाई होगी। वह लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में राजनीतिक तौर पे बीजेपी के पास अच्छा मौका है। हर कोई लोकसभा चुनाव की तैयारी करना चाहता है। उन्होंने भरोसा जताया लोकसभा के नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे, जैसे कि सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं ने नहीं किया। चालू संसद सत्र में एससी वर्गीकरण को वैध बनाने की मांग को लेकर के चलो इस महीने की 21 तारीख को दिल्ली में महाधरना देंगे। इससे संबंधित वाल पोस्टर का विमोचन उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में टीएमआरपीएस नेताओं ने किया। एमएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष कल्लूरी वेंकट ने ओयू में ये बात कही है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा 100 दिनों के भीतर एससी वर्गीकरण किया जाएगा, लेकिन 9 साल बाद भी ऐसा नहीं किया गया है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार मदिगा समुदाय को धोखा दे रही है। उन्होंने मदिगा उपजातियों से एससी वर्गीकरण न्याय की मांग को लेकर 30 तारीख को चलो दिल्ली कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। स्थित अनुपोजु ब्रह्मा और मां लक्ष्मी के दूसरे बेटे मोहन साई ने 4ठी कक्षा पूरी कर ली है। वहीं पिछले साल पाठशाला की छुट्टियां के दौरान बच्चा मोहन साई बीमार पड़ गया और चिकित्सा परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे पुष्टि की कि बच्चे को मालाशय का कैंसर है। वह 1 साल से बंजारा हिल्स में बसवातरा क्रम कैंसर अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों को बच्चे की पुलिस अधिकारियां बनने की इच्छा के बारे में मौका फाउंडेशन के सदस्यों के माध्यम से पता चला है और वे बच्चे को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले गए हैं और उसकी इच्छा के बारे में बताया है। वहीं बंजारा हिल्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन ने छात्र को पुलिस सलामी दी और छात्र से सलामी भी ली है। उसके बाद एडमिन सब इंस्पेक्टर शिवशंकर ने छात्र को थाने की कार्य प्रणाली के बारे में समझाया है। सब इंस्पेक्टर रविंदर और अन्य स्टाफ सदस्यों ने छात्र को उपहार दिए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जो निवेशन के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास 17 सेलफोन और 2 लैपटॉप और बैंक खाते जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मुंबई, दुबई, लखनऊ, हैदराबाद के इन आरोपियों के चीन नागरिकों से संबंध है। वहीं पुलिस ने कहा है कि यह गिरोह देश भर में अब तक 712 करोड़ रुपए वसूल चुका है। हर दिन
एक नए नए तरह के साइबर घोटाले सामने आते हैं। साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नई नई तरकीबें सोच रहे हैं। वे कुछ उम्मीद दिखाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिग बैच रिग घोटाला कहा जाता है। विशेषज्ञों ने पहचान लिया, खासकर हमारे देश में ये धोखाधड़ी करोड़ों की संख्या में हो रही है। और वहीं ये घोटाला कैसे है? बिग बैचिंग घोटाला है जिसमें किसी चीज के वादे पे धोखाधड़ी शामिल है। इस घोटाले का हिस्सा ये जानना है कि समाज का बड़ा हिस्सा किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उनके अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों को दिखाता है। उदाहरण के लिए, नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी, क्रिप्टो निवेशन के नाम पे धन हस्तांतरण। इस प्रकार के घोटाले सोच समझकर योजना बनाकर किए जाते हैं। पहले वे लोग की सारी बातें जानते हैं और उनके अनुसार कदम उठाते हैं। धोखे से पहले भरोसा आता है। फर्जी प्रोफाइल, नौकरी भर्ती कंपनी या निवेशन एजेंसी होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाते हैं। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो सच है और फिर वास्तविक घोटाले को अंजाम दे देते हैं। तरह तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। कुछ निर्दोष लोग जो आसानी से पैसे कमाने के आदी हैं, उन्हें धोखाधड़ी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से लोग ठगों की बातों पर विश्वास करके लालची होने के कारण आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं। वहीं दंपति ने शेयर बाजार में निवेश और मुनाफे के नाम पर सॉफ्टवेयर कर्मचारियों से ठगी की। उससे 25 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद उन्होंने थाने का दरवाजा खटखटाया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने आरोपी को 1.5 साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। विस्तार से जानते हैं, चलिए। बेंगलुरु के अजय हमसासागर और गीता हमसासागर एक दंपति है। रुपेश कुमार, जो बेंगलुरु में उनके नजदीक निजामापेट के रहने वाले, पहले बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कर्मचारी के रूप में काम करते थे। हमसासागर दंपति बेंगलुरु में रुपेश के पास रहते थे। इसी क्रम में दंपति की जान पहचान रुपेश से हो गई। वह समय समय पर रुपेश कुमार से 5,000, 10,000 रुपए के उधार लेता था और लौटा देता था। वहीं साल 2017 में रुपेश कुमार ने कंपनी बदल ली और हैदराबाद आ गया। उसने निजामपेट में एक घर किराए पे लिया और वहीं रहने लगा। वहीं अजय हमसासागर और गीता हमसासागर दंपति भी हैदराबाद शहर में आए। वे यहाँ तारक नाका में किराए पे रहते हैं। वहीं रुपेश कुमार के साथ मिलकर उन्हें शेयर बाजार में मुनाफा मिल सकता है। वहीं विश्व कर रहे रुपेश कुमार ने उनके बैंक खातों में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद 2 महीने तक प्रति माह 2 लाख रुपए का मुनाफा रुपेश के खाते में ट्रांसफर किया गया। उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया। फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूछताछ करने और रुपेश को पता चला उसने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में जब उन्हें कूकतपल्ली के 11वें अंतरिक्त कोर्ट के न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो आरोपियों को 1.5 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी के बीच ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के संस्थापक और सीईओ नीति कामत ने भारत में विभिन्न वित्तीय घोटालों के बारे में चिंता व्यक्त की और सतर्क रहने की सलाह दी है। लोग फर्जी नौकरी प्रस्ताव घोटालों और उच्च रिटर्निंग निवेशन योजना और क्रिप्टो निवेशन योजना आदि से खुद को कैसे बचाते हैं। वहीं बिग
बैच रिंग घोटाला, फर्जी नौकरियों, प्रस्ताव घोटाले और नकली क्रिप्टो निवेशन, उच्च निवेशन योजना आदि जैसे विभिन्न घोटाले के लिए एक व्यापक शब्द है। मुद्रा निवेशन आदि जैसे धोखाधड़ी जैसे कई लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें अपराधी दोस्त और प्रेमी की तरह काम करते हैं। पीड़ित को विश्वास में लेने के बाद फर्जी निवेशन और फर्जी नौकरी के नाम पर उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें पैसा लेकर भाग जाते हैं। वहीं नितिन कामत ने कहा है कि अपराधी पहले उन पर पूरा भरोसा करते हैं और फिर धोखा दे देते हैं। वहीं उपयोगकर्ताओं को विश्वास हासिल करने के लिए अपराधी नकली प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। दोस्तों और प्यार के नाम पे भरोसा दिया जाता है, इसके बाद वे अपना काम खत्म कर गायब हो जाते हैं। ये घोटाला पूरी दुनिया में मौजूद है, इनका विस्तार अप्रीमियम है और इस घोटाले की सबसे बुरी तरह बात यह है कि घोटालेबाज को किसी और के द्वारा भी धोखा दिया जाता है। कई लोग घोटालेबाज कंपनियों से फर्जी नौकरी की पेशकश पाकर विदेश चले जाते हैं। वहीं नितिन कामत ने कहा उन्हें वहां बंधक बनाकर रहना होगा और फर्जी प्रोफाइल के जरिए दूसरे पे भरोसा करके उन्हें धोखा देना होगा। व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटिंग ऐप्स पर कभी भी अनजान मैसेज का जवाब ना दें। जब कोई आपसे नए ऐप्स डाउनलोड करने या लिंक खोलने के लिए कहे तो बहुत सावधान रहे, वे आपको रेड जोन में डाल सकते हैं। इन घोटालों में अपराधी आपकी डर, महत्वाकांक्षा, लालच जैसी समस्याओं को भूनने की कोशिश करते हैं। कभी भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करें। आप इन घोटालों से प्रभावित होते हैं क्योंकि आप संदेशों का जवाब जल्दबाजी में देते हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें या वकीलों से सलाह लें। यदि कोई नौकरी या काम निवेशन पे अधिक लाभ का वादा करता है तो इसे एक घोटाला संदेश के रूप में पहचाना जाना चाहिए। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या वित्तीय जानकारी जैसे बैंक की विवरण, निवेशन विवरण साझा ना करें। इन सावधानियों का पालन करके हम ऑनलाइन साइबर अपराधियों की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बीएमएस के राष्ट्रीय नेता अल्लूरी रविशंकर ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी द्वारा लागू की गई मुफ्त बस यात्रा के कारण ऑटो चालक बेरोजगारी से पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा लाई गई महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने की योजना पे पुनर्विचार करने को कहा। तेलंगाना राज्य ऑटो और टैक्सी चालक संघ की बैठक बीएमएस कार्यालय आरटीसी क्रॉस रोड हैदराबाद में हुई है। वहीं अल्लूरी रविशंकर ने मांग की है कि सरकार को आरटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पे पुनर्विचार करना चाहिए और ओला, उबर, रैपिडो बाइक के अवैध कारोबार पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने राज्य भर में ऑटो चालकों का रोजगार बचाने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कांग्रेस सरकार द्वारा आरटीसी बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के बाद ऑटो चालकों को हुए नुकसान के जवाब में वह राज्य भर में ऑटो चालकों के साथ आंदोलन करेंगे। विधाता के सह संस्थापक राज जंगम ने कहा है कि विधाता कंसल्टिंग ने तेलंगाना चुनाव में अहम भूमिका निभाई। एक प्रत्याशी ने 50,000 वोटों से अभूतपूर्व जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। सटीक बूथ स्तर के परिणाम देने के अलावा हम कम लागत पे अभिनव अभियान चलाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने समय समय पर नई रणनीतियां लागू कर सफलता हासिल की है। वहीं प्रभावित समाधान उपलब्ध कराना उनकी विशेषता है। वे अपने ग्राहकों को कम खर्च में चुनाव में सफलता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कंपनी का मूल सिद्धांत अपने ग्राहकों को व्यापक सफलता प्रदान करना है। वहीं टीम में अनुभवी और बेहद प्रतिभाशाली लोग काम कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमपी सीएम वाईएस जगन की संपत्ति मामले की जांच शुरू की है। वहीं पूर्व सांसद हरिराम जोग्या ने जगन की संपत्ति मामलों पर जनहित याचिका दायर की थी। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब तक इस जनहित याचिका को लेकर के वाईएस जगन और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं को अभी भी नोटिस नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जनप्रतिनिधियों के मामलों में जल्द सुनवाई के आदेश जारी किए थे। इसी सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट सुमोटो अपील के रूप में जनप्रतिनिधियों के मामलों में सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को इन जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुमोटो जनहित याचिका को जगन के मामलों पर दायर जनहित याचिका के साथ संकलन करने का निर्देश जारी किया है। वहीं अपनी याचिका में हरिराम जोग्या ने कहा,
जगन के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच चुनाव से पहले पूरी की जाए। कहा गया है कि 20 और मामलों में डिस्चार्ज याचिकाएं लंबित है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई के वकील ने तेलंगाना हाई कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने अदालत में लंबित मुक्त याचिकाओं को उल्लेख किया था। वहीं दलीलें सुनने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने के भीतर डिस्चार्ज याचिकाओं पर फैसला लेने का आदेश दिया है। आगे की सुनवाई 3 महीने के लिए स्थगित कर दी।